एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑल द क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी योर एरर फोकसिंग, वो सारे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा वेटेड एरिया होता है आपका, लाइक मैक्सिमम स्कोरिंग एरिया, दैट इज़ योर वोकेबलरी एज वेल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, दीज आर ऑल योर हाई स्कोरिंग एरियाज. One type of questions that you will find is one word substitution. ठीक, एक हिंदी में हम बोलते थे, वो सुना होगा शायद, वाक्यांश के लिए एक शब्द, a sentence is given to you or a phrase is given to you and then they'll ask you replace it with a single word. ठीक है, so that kind of questions are also very scoring. Homonyms, homophones, these are also very scoring. बहुत रेयर सिचुएशन में वो आपसे पूछ सकते हैं some spelling based question, though it is not been tracked, but still why to leave anything. ठीक है. Now one thing which has been recently observed is that the passages given to you, they'll ask you that they'll spot one word from that passage and then they'll ask you what is the meaning of this word in the reference of the passage. So there can be a clear possibility that the meaning of the word is different when it comes to literal meaning, but the contextual meaning of that word is different. तो आपको ध्यान ये रखना है कि सवाल आपसे किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है. अगर पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है तो आप पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे. ये मैं आपको एम्फोसाइज करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि होता क्या है, रादर दिस हैज़ बिन लाइक टोल्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स कि हमारा एक थॉट प्रोसेस है, जिस थॉट प्रोसेस से हम आज तक काम कर रहे हैं. नाउ वी हैव रेड अ वर्ड, हमें लगता है इसका मीनिंग ये होना चाहिए एंड वी आंसर दैट, बट हमसे पूछा किस कॉन्टेक्स्ट में गया है, पैसेज के, और उस पॉइंट ये जो गैप क्रिएट होता है इसमें हम वी लूज मार्क्स. So we have to be very sure and very diligent that each and everything has to be answered on the basis of the passage which is given to you. ठीक है. जब आप vocabulary पढ़ोगे तो you will get to know a lot many root words. ठीक है. From those root words you can identify the meaning of any word. जैसे जैसे बेनी, BENE, बेनी मीन्स एनीथिंग विच इज़ गुड. तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है बेनीवोलेंट, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि बेनीवोलेंट इज़ समथिंग एसोसिएटेड विद गुडनेस, काइंडनेस, बीइंग क्वाइट, बीइंग वेरी नॉट सबमिसिव बट अ लिटिल हार्ट वार्मिंग. ठीक है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो. ऐसे ही जब एक वर्ड होता है DE आप लगा देते हो, तो DE जैसे डिजेनरेट या डी एम्फोसाइज, तो किसी भी चीज़ से कोई चीज़ हटाने के लिए वी यूज़ द वर्ड डी. तो इस तरह से यू विल गेट टू नो द वर्ड्स. अगर हम लास्ट 4 ईयर के ट्रेंड्स देखें तो 2022 में वोकेबलरी was easy, analogy was easy, grammar was moderate. 2023 में ग्रामर ज़्यादा आई थी, RC मॉडरेट आए थे. ठीक है. 2024 में ऑफलाइन पेपर हुआ था और अप्रोच जो थी वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच थी. ठीक है. 2025 में उन्होंने चेंज किया, 550 क्वेश्चंस आपको मैंडेटरी करे, नो चॉइस दी आपको. ठीक है. रीअरेंजमेंट पे, वोकेबलरी पे एम्फेसिस किया. ठीक है. तो इस साल वी आर होपिंग कि RC पे फोकस होगा, आपके रीअरेंजमेंट पे फोकस होगा. ठीक है. एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे फोकस होगा. सो दिस इज़ व्हाट वी आर होपिंग. ठीक है. अगर हम वोकेबलरी की बात करें तो 2022 में द लेवल ऑफ वोकेबलरी आस्क्ड वाज इजी. ठीक है. वर्ड्स वर वेरी कॉमन जो आपसे पूछे गए थे. 2023 में लेवल थोड़ा इंक्रीज़ किया गया, इट बिकेम मीडियम. ठीक. 2024 में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बढ़ गया कि भाई अगर मेरे को बेनिवोलेंट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कैसे आता है, आपको वो एक 4 शब्द देंगे, एक सेंटेंस देंगे, वो आपसे कहेंगे इस सेंटेंस में इन 4 शब्दों में से कौन सा यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. यू हैव टू फाइंड द वर्ड विच इज़ बेस्ट सूटेड.
ऑलवेज रिमेंबर इन ग्रामर द आंसर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट प्रोबेबल या बेस्ट सूटेड. ठीक है. 2025 में व्हाट हैपेंड वाज कि जो वर्ड्स पूछे गए थे दे बिकेम अ लिटिल ट्रिकी, दे वर नॉट सो कॉमन. सो 2026 कैन बी अ मिक्स. One thing which you have to, why I'm focusing on reading is कि 2022 से 2025 तक इंग्लिश में जो पैसेजेस आ रहे हैं उनका लेवल हमेशा इंक्रीज़ किया गया है. ठीक. सो अगर वहाँ स्टार्टिंग में कैट और रैट की स्टोरी आई है तो शायद लास्ट ईयर डायनासोर्स की स्टोरी आई है. सो द लेवल हैज़ बीन इंक्रीज्ड. सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड विद योर, you have to hone your reading skills. टू 2025 में आई मैंशनड अर्लियर कि रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं. रीअरेंजमेंट मीन्स जम्बल सेंटेंसेस, वो ज़्यादा है. उनको करने में जो चीज़ हेल्प करती है आपकी, वो आपकी ग्रामर होती है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे सेंटेंस में. हम मेजरली जो अप्रोच रखेंगे करने का क्वेश्चंस वो होगी एलिमिनेशन बेस्ड अप्रोच. यू माइट हैव हर्ड ऑफ एलिमिनेशन बेस्ड अप्रोच. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. यू विल ट्राई टू एलिमिनेट दोज ऑप्शंस विच कैन नेवर बी पॉसिबल. उन्हें हटाओगे, ऑटोमेटिकली ऑप्शंस कम हो जाएंगे एंड देन यू विल फोकस. ठीक है. हाउ यू विल प्रिपेयर और वॉट इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी. यू विल स्टडी अ टॉपिक, चाहे मैंने पढ़ाया हो चाहे आपने खुद से पढ़ा हो. Make some notes, try to make concise notes. उसके बाद आप 2 तरह से, अगर आपके पास कोई बुक है तो ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक. अदरवाइज देयर आर गोइंग टू बी न्यूमरस टेस्ट सीरीज विच आर अवेलेबल ऑनलाइन. ठीक है. जहाँ पे सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं आपको या आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं. टेक दैट टेस्ट, एनालाइज़ की कहाँ गलती कर रहे हो. ठीक है. अगर मैंने एक टॉपिक को 2 दिन डिवोट किया, फॉर एग्जाम्पल टुडे आई टॉट यू टेंसेस, फॉर 2 days वी हैव डन टेंसेस. फॉर 2 days यू विल गो बैक, यू विल रिवाइज, यू विल डू योर क्वेश्चंस ऑफ टेंसेस. दिस इज़ गोइंग टू बी योर स्ट्रैटेजी. ठीक है. Thirdly, whatever you're doing, either you're studying, either you're giving tests or you're studying, your timer should always be on. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि आपने 1 घंटा अगर पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा है, कैसा पढ़ा है. वो टाइम बाउंड पढ़ाई होनी चाहिए. डू नॉट एग्जॉस्ट योर सेल्फ, टेक प्रॉपर ब्रेक्स. ठीक. दिस वर्क्स फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर्स. ठीक है. और आप ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन, ऑन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो आप 1 हफ्ते में एक फुल लेंथ मॉक दीजिए. अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप 15 दिन में या 20 दिन में, जो भी आप अपने लिए टारगेट सेट करते हो, एक फुल लेंथ मॉक दो. मॉक देने का फ़ायदा सिर्फ तब होता है जब आप उस मॉक को लेंथ एंड ब्रेथ पे एनालाइज करो. ठीक है. लेंथ एंड ब्रेथ पे एनालाइज करने का मतलब ये है कि यू हैव लाइक 1 section इज़ योर मैथ्स, 1 section इज़ योर इंग्लिश. तो यू शुड नो दैट ऑल द क्वेश्चंस यू हैव डन, हाउ यू कुड डू देम, व्हाट वर द बेटर अप्रोचेस. ठीक है. अगर आपको एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगे तो 3 मिनट में आप कैसे कर सकते हो उसमें. ये सेम गोज़ विद इंग्लिश. एनी क्वेश्चंस. इतना अच्छा पढ़ा है, सब समझ आ गया. मुझे पैराजम्बल्स के बारे में पूछना था. लाइक मैंने एक भी टॉपिक पढ़ने का थोड़ा सोचा तो उसको समझ नहीं आ रहा था एंड वो सिलेबस में है भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा. पैराजम्बल्स है. अभी जो रीसेंट सिलेबस आपका आया है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल ओपन इट. देखो, जो आपका रीसेंट सिलेबस आया है उसमें आया है योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, लिटरेरी एप्टीट्यूड, देन क्लास 12th का NCERT सिलेबस. अच्छा, ये तो फिर 2 मेन सब्जेक्ट हुए. सेंटेंस कंप्लीशन, फिलर्स, एनालॉजीज, रीअरेंजिंग पार्ट्स, इट इज़ देयर. की syllabus components 2026, para jumbles, rearranging sentences or phrases. It is there in your syllabus. ठीक है.
वोकैबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग एरर्स। मैंने कहा स्पेलिंग एरर्स बहुत ज़्यादा स्पॉट नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, आ सकते हैं। ग्रामर में आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है, देन टेंसेस है, वॉइस है, नरेशन है, नरेशन में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, ठीक है। एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। फोर्टी 45 to 60 मिनट्स फॉर लैंग्वेज सेक्शन, ये ठीक है। पैराजम्बल्स में स्टार्टिंग में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम उसका ओपनिंग वर्ड नहीं ढूंढ पाते हैं, ठीक है। आप दिमाग में रखो कि ओपनिंग वर्ड यूजुअली एक नाउन होता है, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। कोई भी अगर आप सेंटेंस लिखते हो तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्केलेटन होता है। नाउन, स्केलेटन होता है व्हिच इज नाउन। नाउन के बाद वर्ब आता है, वर्ब नहीं तो हेल्पिंग वर्ब आता है। नाउन आएगा, नाउन के बाद आपका वर्ब आता है, ठीक है। अगर आपको वर्ब नहीं गिवन है आपके वर्ड्स में तो हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब पता है क्या होंगे एग्जाम्पल्स में? अच्छा, कोई एक बेसिक सा सेंटेंस फॉर्म करो। आई एम हैविंग लंच, यू आर गोइंग टू द मॉल, you are having breakfast. Now I is your I is your हाँ, I is your pronoun। I के बाद M आया, M is your हाँ। prepositions होते हैं off, on, in, under, over, above, ये prepositions होते हैं, ठीक है। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम, फिर हैविंग क्या है? वर्ब है। डाउट है इसमें कोई? हैविंग वर्ब इसलिए है क्योंकि आप खा रहे हो, यहाँ पे आपने खाने के लिए क्या इस्तेमाल करा? हैविंग, ठीक है। इसकी जगह पे हम एक्शन वर्ड यूज़ कर सकते थे विच कुड हैव बीन आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, है ना। ईटिंग इज एन एक्शन वर्ड। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, माई क्या है? नहीं, सोचो माई क्या होगा? क्या? हाँ, माई इज अ प्रोनाउन। माई कैसा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन है। कैसे पता चला? मेरा है ना, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ ना, तो माई क्या हुआ? पोजेसिव प्रोनाउन। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है? हाँ, ब्रेकफास्ट नाउन है, ठीक है। तो जो एक बेसिक सेंटेंस बनता है, उस बेसिक सेंटेंस में आपका नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद आपके पास कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, ठीक। उसके लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में लाइक सेग्रीगेट करें अपने सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन है? आई है। क्यों है सब्जेक्ट आई? आई इज नॉट अ नाउन, आई इज अ प्रोनाउन। हाँ हाँ, सब्जेक्ट उस पर बेस्ड है, सही है। उसके बिना इनकम्प्लीट हो जाएगा, गलत है। क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो करता होता है, या तो जो काम कर रहा है, ठीक है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। खाना खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। लंच करने का काम मैं। मॉल जाने का काम मैं। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बोलूँ आई एम टीचिंग, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। आप बोलो यू आर टीचिंग, आप बोलोगे यू आर टीचिंग। टीचिंग का काम कौन कर रहा है? यू।
तो यू बिकम्स द सब्जेक्ट, टीचिंग बिकम्स द वर्ब विच इज़ बीइंग डन. ठीक है. तो आपके सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको पैराजम्बल्स में ढूंढो अपना नाउन. ठीक है, नाउन ढूंढो अपना, प्रोनाउन ढूंढो अपना. उसके बाद देखो कि क्या हेल्पिंग वर्ब है या क्या कोई मेन वर्ब है. ठीक है. मेन वर्ब के हमेशा आसपास कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आता है. जैसे इफ़ यू सेड आई एम गोइंग टू द मॉल, आई इज़ योर प्रोनाउन, एम इज़ योर दिस हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इज़ योर मेन वर्ब. अब आई को गोइंग से कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या लगाया. इस तरह से आपके सेंटेंस फ्रेम होते हैं. ठीक है. पहले इजी और छोटे सेंटेंसेस से शुरू करो, फिर बड़े सेंटेंसेस होते जाएंगे. अब ये बताओ कि शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं. आरसी से. आप बताओ. आज तो नहीं, आज तो वी ओनली हैव 5 minutes लेफ्ट. फ्रॉम टुमारो व्हाट यू वांट. आरसीज. ओके. आरसी नीड्स प्रैक्टिस, बट आरसी सॉल्व करने के लिए यू नीड स्किल्स. वो स्किल्स कैसे बनेंगे. तो इफ़ यू वांट, व्हाट वी कैन डू इज़ हाफ एन आवर आरसी, बिकॉज मैक्सिमम इन आरसी माई वर्क इज़ नॉट देयर. तुम्हें पढ़ने, तुम्हें आंसर्स देने. हाफ एन आवर योर आरसी इज़ हाफ एन आवर एनी वन टॉपिक ऑफ योर ग्रामर. इन ग्रामर व्हाट यू वांट टू स्टार्ट. नाउन से शुरू करें. नाउन बेसिक है, नाउन से ही शुरू करेंगे. कुछ पता है नाउन क्या होता है. सिर्फ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. हाँ, that was taught, but it was taught in class first. You have done your grammar till class 10th. 12th में ग्रामर थी. यहाँ नहीं होगी. CBSE स्कूल्स ना. हाँ, ICSE में होती है ग्रामर. CBSE में okay, there were no definitions. तो अब whenever you have studied the definition, irrespective of that, there might have been some additions to the definition ना. और क्या क्या होता है. एनिमल, प्लेस, थिंग तो हो गया. इसके बाद मैं भी CBSE की हूँ, मुझे भी पता है CBSE में था. खुद सोच के बताओ. संज्ञा. I was, before taking this class, I was a little anxious. Anxious क्या है. फीलिंग क्या होता है. इमोशन नहीं. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. हाँ, देखो नाउन में 4 चीज़ें आती हैं जो आपने बताई. नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन. ठीक है. इसके अलावा आपकी जितनी फीलिंग्स होती हैं वो सब नाउन का हिस्सा होती हैं. एंक्शियस होना, हैप्पी होना, सैड होना. ठीक है. क्योंकि मैं जिस फीलिंग को महसूस कर रही हूँ वो फीलिंग का कुछ नाम है. अगर उसका कुछ नाम है तो नाम क्या होता है. तो ये होता है नाउन. नाउन में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं. ठीक है. बेसिक आप पढ़ते हो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना. कॉमन नाउन कौन सा होगा. बताओ बताओ. ये तो एग्जाम्पल्स हैं. कुछ एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो आते हैं जिसे आप टच नहीं कर सकते. मेटल्स आते हैं टैंजिबल और इंटैंजिबल नाउन्स. टैंजिबल, टच्ड. इंटैंजिबल, यू कैन नॉट टच. योर फीलिंग्स आर इंटैंजिबल थिंग्स. एंड
rest other everything which you see around you is tangible. Common nouns क्या होते हैं? Nouns of which multiple sexes. The proper nouns are the ones that are singular. There's only one of them. And for common nouns, there's a lot of numbers. So एक्चुअली हाँ ठीक है, आप दोनों को कोई डेफिनेशन? Is there like common amongst all nouns? Noun is a naming word. ठीक है, आज से ये डेफिनेशन चाहो तो याद रख सकते हो, नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम होगा नाउन की हेडिंग में आ जाएगा. अगर हम बात करते हैं पहला आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज समथिंग इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर. रिमेंबर द वर्ड पर्टिकुलर. आपका नाम तन्मय है, तन्मय यहाँ पे किसी और का नाम नहीं है. तन्मय becomes a proper noun. Though there are going to be multiple तन्मयs in the entire country, but तन्मय becomes a proper noun. ठीक है. Name of a particular person, name of a particular thing that cannot be used for any other person. ठीक है, वो हो गया आपका proper noun. मैरी, राहुल, गोदावरी, कृष्णा, गंगा. इसलिए आप गंगा को कैसे लिखते हो? जी कैपिटल लिखते हो. ब्रह्मपुत्र, इट्स अ रिवर, आप उसको बी कैपिटल लिखते हो. क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र आप किसी और नदी को नहीं बुलाओगे. दैट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन. ईजी टू आइडेंटिफाई. ऑलवेज रिमेंबर प्रॉपर नाउन्स कम विद अ कैपिटल अल्फाबेट irrespective of their position in the sentence. Then comes your common noun. Common noun refers to any and every or the thing of the same kind. Any or every thing of same kind. For example, girl, boy, table, chair. ठीक है, these are also chairs. The chair on which Harpreet ma'am sits is also a chair. ठीक है. I am a girl, she is a girl, you both are boys. So general जो होते हैं वो आपके common nouns होते हैं. ठीक है. Man हो गया. Then dog हो गया. बहुत सारे प्रकार के dogs हैं. Multiple species of dogs. We only talk about dog. Next comes your collective nouns. जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हाँ, ग्रुप ऑफ समथिंग. ठीक है. अ हर्ड ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ, अ स्वार्म ऑफ बीज. bunch of रिवर्स तो कॉमन नाउन हुआ ना. बहुत सारे रिवर्स के ग्रुप को जो आप नाम दोगे, जैसे जो आउल्स का ग्रुप होता है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं. तो आप पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, इसीलिए अपनी सेनेट को भी पार्लियामेंट बोलते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट एक कलेक्टिव नाउन है. क्लास एक कलेक्टिव नाउन है. टीम एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है. फेडरेशन एक कलेक्टिव नाउन है. जूरी एक कलेक्टिव नाउन है. जूरी इज़ अ ग्रुप ऑफ जूरिस्ट्स. ठीक है. तो ये हो गया. फिर आते हैं मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ एनी मटीरियल. ठीक है. कोई सब्सटेंस है आपके पास, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया. ये इन सबको समझना है. ठीक है. तो
ये सारे क्या हो गए, ये आपके मटेरियल नाउन्स हो गए। अम, ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, मिल्क इज़ अ मटीरियल नाउन, ठीक है, मटीरियल एक प्रकार की चीज़ है। मिल्क इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन, गलत नहीं है। फिर मटीरियल नाउन की हमें क्यों ज़रूरत थी जब हमने ऑलरेडी कॉमन नाउन बना रखा था? दोनों में डिफरेंस क्या है? मेटल्स, भाई धातु को मैं मेटल कहती हूँ, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं इस दुनिया में कॉमनली मैं उन्हें मेटल कहती हूँ, कॉमन नाम हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो मुझे कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन की क्या ज़रूरत थी, अलग अलग क्यों करना था? हाँ, तो अगर मैंने बोल दिया आर्सेनिक बोल दिया तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। आर्सेनिक मैं किसी और को नहीं बोल सकती, आर्सेनिक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, आप क्लोरीन को आर्सेनिक नहीं बोल सकते। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। कॉमन नाउन जो होते हैं वो यूजुअली काउंटेबल होते हैं और मटेरियल नाउन्स यूजुअली काउंटेबल नहीं होते हैं। आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को काउंट कर सकते हो, आप गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, राइट? आप मिल्क के पैकेट्स को काउंट कर सकते हो, आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, राइट? तो कॉमन नाउन्स आर यूजुअली काउंटेबल, मटेरियल नाउन्स आर यूजुअली नॉन काउंटेबल, ठीक है। देन कम्स योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है कोई भी क्वालिटी, कोई भी स्टेट या कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वालिटी हो सकती है ट्रूथ बोलना, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। देन ब्यूटी हो सकता है, देन चाइल्डहुड हो सकता है, ठीक है। अब ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, ब्यूटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एग्जाम्पल और आ सकता है, एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? वो मटेरियल थिंग्स ही होती हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म है, शेप है या साइज़ है। कॉन्क्रीट कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ को, कॉन्क्रीट आप एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ करते हो, ठीक है। कॉन्क्रीट वर्ड जो है दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन, जो आपकी रोड बनने के लिए वो पड़ता है वो भी पूरा कॉन्क्रीट कहलाता है, ठीक है, तो वो नाउन हो गया। कॉन्क्रीट अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं जब कोई बहुत स्टेबल होता है, जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग या सॉलिड होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कॉन्क्रीट इस्तेमाल करते हो। तो डिपेंड्स कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में से पढ़ा है। तो कॉन्क्रीट नाउन हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म हो, शेप हो या साइज़ हो, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप उस चीज़ को बोलते हो जिसमें कोई क्वालिटी हो, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन आप देते हो ऑन द बेसिस ऑफ आउटर अपीयरेंस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप देते हो ऑन द बेसिस ऑफ इनर फीलिंग, ऑब्जेक्ट या इनर क्वालिटीज़। ये डिफरेंस आता है। जैसे शुगर कॉन्क्रीट नाउन होगा क्योंकि चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं। स्वीट होती है, स्वीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि उसके अंदर की इनहेरेंट क्वालिटी कैसी है कि वो मीठा है ना। स्वीट स्वीट। चलो लेट्स वाइंड आवर क्लास टुडे, देन वील कंटिन्यू विद नाउन, ठीक है। आई गेस यू हैव मैथ्स क्लास। यू हैव अ मैथ्स क्लास? शेड्यूल नहीं मिला है। आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैव अ मैथ्स क्लास, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। Super. भैया मैथ्स वाले से कब आएंगे? आ गया बस।